ओके गाइस, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, आज हम ब्लड चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे और आपको मालूम है कि ब्लड चैप्टर से संबंधित जो मैंने इसके पहले 3 वीडियो डाला हुआ है, उस तीनों वीडियो को आप ज़रूर देख लिए होंगे। लेकिन जो भी छात्र आज मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, उन छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि पहले वो मेरे ब्लड के जो 3 वीडियो इसके पहले मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, उन तीनों वीडियो को आप देख लें, ताकि आपसे ब्लड से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए उसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके। बाकी मैं आपको बता दूं कि आज हम इस ब्लड से संबंधित पार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और ब्लड में मैंने जहाँ तक इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, अर्थात पार्ट 3 वाली वीडियो में जो मैंने प्रोसेस बताया था, वो प्रोसेस गया था WBC तक और WBC से संबंधित समस्त कार्यों को हम लोग जान लिए थे। लेकिन आज WBC के अंतर्गत हम जो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, उन बीमारियों में से मैंने 2 बीमारी की चर्चा पिछले वीडियो में कर दी है, जब WBC के घटने से क्या होता है और WBC के बढ़ने से क्या होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें WBC के घटने और बढ़ने से वो बीमारी नहीं होती है, बल्कि उस बीमारी के होने के बाद WBC की मात्रा में कमी हो जाती है और उस बीमारी को हम कहते हैं एड्स। आप निश्चित रूप से इसका नाम सुने होंगे, एड्स का नाम, जिसको हम HIV एड्स कहते हैं। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि HIV एड्स के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि HIV को हम क्या कहते हैं। तो जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो अधिकांश बच्चे इसका जवाब देते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका ये सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका पूरा नाम होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब आइए देखते हैं कि एड्स को हम क्या कहते हैं। एड्स को हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब यहां पर मतलब समझिएगा कि एड्स का जो पूरा नाम है वह हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है कि बाह्य स्रोतों से लेना, एनवायरनमेंट से बीमारी को लेना, क्योंकि ये बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होती है, हम इसको बाहर से एक्वायर करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो इन्वायरमेंट से हम लेते हैं। और इम्यूनो का तो मतलब समझते हैं आप, इम्यूनो का मतलब होता है आपका सिस्टम, जो प्रतिरक्षा सिस्टम है, जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस क्षमता को यहाँ पर डिफिशियंसी अर्थात उसे कम कर देगा और ये आपके इम्यूनो पावर को, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको कम करने वाली ये सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, एक होता है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है कोई एक सिंगल पार्टिकुलर बीमारी, जो एक ही बीमारी हो। लेकिन सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, अर्थात एक ऐसी बीमारी जिसको होने के बाद कई सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं सिंड्रोम, यानी इसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ डिजीज। ग्रुप ऑफ डिजीज कई बीमारियों का ये स्रोत है, यानी इस बीमारी के होने के बाद बहुत सारी बीमारियां एक साथ हमें हो जाती हैं। तो एड्स बहुत ही खराब बीमारी है। ये किससे होता है? तो ये एक वायरस का नाम है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस के चलते ये बीमारी होता है। अब सवाल उठता है कि ये HIV जो वायरस है, इन वायरस सब का भी परिवार होता है, बहुत सारे परिवार होते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो एक कैटेगरी को होते हैं, एक जैसी बीमारियों को देते हैं, एक जैसे कैरेक्टर को दिखाते हैं। तो इन वायरस के भी अपने परिवार होते हैं, वायरस की भी अपनी फैमिली होती है। तो हम कहेंगे कि HIV वायरस का भी कोई फैमिली होगा। तो आइए हम देखते हैं कि HIV वायरस वाली जो फैमिली है उसको हम क्या कहते हैं। तो HIV की जो फैमिली है इसको हम कहते हैं रेट्रो फैमिली,
यह किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रो फैमिली से। रेट्रो फैमिली इसका परिवार है जिस परिवार से ये वायरस आता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब सवाल उठता है कि इस वायरस को हमारे शरीर में अंदर जब प्रवेश मिलता है तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद इसको क्या भोजन में चाहिए, ये क्या भोजन करता है? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा और हमेशा के लिए याद रखिएगा कि इस वायरस का सिर्फ एक ही चीज़ भोजन है और वह भोजन है क्या? ब्लड। यह सिर्फ ब्लड को ही खाता है। और ब्लड में भी किसको खाता है? तो चूंकि ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, ब्लड में आरबीसी भी होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है और ब्लड में प्लेटलेट्स भी होता है, लेकिन इसका भोजन है सिर्फ ब्लड का डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड सेल। यह सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल को खाने का काम करता है। जब तक इसको ब्लड नहीं मिलेगा ये वायरस सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये बाहर रहेगा लेकिन कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसको ह्यूमन का ब्लड मिलता है तुरंत यह एक्टिव होता है। इसके भोजन मिलने के साथ ही यह काफ़ी तेज़ी में अपना विकास करता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि इस वायरस को हमेशा क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। और ब्लड में इसे क्या मिलना चाहिए? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर ही होता है, तो इसको यह खाने का काम करता है। अब देखिएगा, अगर हम इस वायरस के बारे में कहें कि इसको अगर हम पानी में रख दें तो ये नॉन एक्टिव रहेगा, इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगर आप इसको भोजन में रख दें इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगर आप इसको सलाइवा में रख लें, अपने लार में रख दें, इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। यह कब एक्टिव होगा? एक ही समय एक्टिव होगा जब केवल इसको क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा। और ब्लड में इसे क्या मिलेगा? डब्ल्यूबीसी। यह सिर्फ डब्ल्यूबीसी को ही खाने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि ये बीमारी फैलती कैसे है? HIV वायरस का प्रसार जो है किस प्रकार से होता है? तो देखिएगा, यह सिर्फ 4 वजहों से ही हो सकता है। ये 4 ही ऐसे वजह हैं जिसके माध्यम से ब्लड का ब्लड से संपर्क हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इस बीमारी के फैलने की पूरी संभावना रहेगी। पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून को चढ़ाना। अब देखिए इसमें कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे ब्लड के डब्ल्यूबीसी को HIV वायरस खा रहे हैं। मैं आपका नाम नहीं लूँगा, मैं अपना ही नाम लूँगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर ये मेरे ब्लड के डब्ल्यूबीसी को खाने का काम कर रहे हैं और मैंने अपना ब्लड किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो स्वस्थ है, जिसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, और मैंने अपना ब्लड उसको डोनेट कर दिया, उसको चढ़ा दिया, तो मेरे ब्लड में जो HIV वायरस थे वो चले जाएंगे अब उनके ब्लड में, और जब उनके ब्लड में जाएंगे तो उनके ब्लड में WBC को खाने का काम शुरू करेंगे, और जैसे ही WBC उनको खाना मिलेगा तुरंत इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरी जो वजह है वह है इन्फेक्टेड सुई, इन्फेक्टेड निडल, यानी कि संक्रमित सुई। संक्रमित सुई, जैसे मान ली कि मेरे ब्लड के अंदर WBC को खाने का काम HIV वायरस कर रहे हैं। ये HIV वायरस काफ़ी तेज़ी में हमारे ब्लड के अंदर जो है इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको WBC मिल रहा है। और डॉक्टर क्या किया कि मेरे ब्लड को निकालने के बाद उसी निडल से, जिस निडल से मुझे सुई दिया था, उसी निडल से उसने ऐसे व्यक्ति को भी सुई दे दिया जिसमें इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। अब मेरे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन उनके शरीर में हो गया, तो जैसे ही जाएगा तुरंत यह बीमारी फैलेगी। तीसरा वजह बनता है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट, इसमें क्या होगा? तो सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब ये हो गया शारीरिक संबंध। अब शारीरिक संबंध के माध्यम से ये बीमारी कैसे फैलती है? तो ध्यान रखिएगा, आप सुने होंगे कि मेल में और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, दोनों में अलग अलग जो है अंग होते हैं। तो मेल के टेस्टिस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको हम जनन हार्मोन कहते हैं, और उसको हम कहते हैं स्पर्म।
फीमेल के शरीर से भी एक गैमेट सेल निकलता है, प्रजनन कोशिकाएं निकलती हैं जो प्रजनन में हेल्प करती हैं, जिसको हम कहते हैं ओवम। तो मेल से स्पर्म और फीमेल से निकलता है ओवम। अब फीमेल के ओवम में और मेल के स्पर्म में ये सरवाइव करते हैं HIV वायरस, ये उसमें जिंदा रह सकते हैं, ये उसको खाने का काम करते हैं। तो जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है, अगर उसने अपना सेक्सुअल कांटेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति से किया जो इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित नहीं है, तो अब क्या होगा, जो उस व्यक्ति के जो स्पर्म होंगे यानी जो गैमेट सेल होंगे वह जाएंगे फीमेल में, और फीमेल में जाने के साथ ही उस बीमारी को उत्पन्न कर देंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि ये सर्वाइव जो है गैमेट सेल में भी कर सकता है, और गैमेट सेल दो तरह के होते हैं, मेल के गैमेट सेल को स्पर्म कहते हैं, मादा के गैमेट सेल को ओवम कहते हैं। चौथा इसका तरीका हो सकता है जिससे बीमारी फैल सकती है, वह फैल सकता है मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड। अब देखिए ये कैसे होता है, इसमें कैसे कांटेक्ट बनेगा। चूंकि आपको पता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, जो बच्चा तैयार होता है, उस बच्चे को ब्लड कौन देती है, माँ देती है। माँ के ब्लड से ही बच्चा तैयार होता है। तो अगर माँ को इस टाइप की कोई बीमारी है, अगर उसको इस टाइप की कोई बीमारी है जिसमें HIV वायरस उसके शरीर में है, उसके ब्लड में है, अब इस ब्लड से बच्चा तैयार होगा, निश्चित है कि बच्चे के अंदर भी क्या होगा, एड्स होगा। तो ये चार ही वजह है जिसके चलते ये बीमारी हो सकती है। पांचवा इस दुनिया में कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसके चलते बीमारी हो सकती है। याद रखिएगा, एड्स साथ में खाना खाने से कभी नहीं फैलता है, एड्स हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, एड्स साथ रहने से नहीं फैलता है, एड्स साथ में उठने बैठने से नहीं फैलता है। यह जब भी फैलेगा तो कब फैलेगा, जब ब्लड से ब्लड का संपर्क होगा, क्योंकि ब्लड का ही यह खाने का काम करता है क्या, WBC। और जब तक इसको WBC नहीं मिलेगा यह एक्टिव नहीं होगा। तो कहते हैं कि दाढ़ी बनाते समय भी इस प्रकार की बीमारी की फैलने की संभावना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। मान लेते हैं कि दाढ़ी बनाया गया और दाढ़ी बनाते समय जिस व्यक्ति को यह बीमारी है उसके कोई अंग जो है कट जाता है, तो कट गया, अब वह ब्लड जो है उसके औजार पे जो है लगा हुआ है, उसके औजार पर लगा हुआ है। आप तुरंत गए, आप बैठे और उसने क्या किया, अपने औजार को धोया नहीं, अपने औजार को उसने साफ नहीं किया और उसी से आपका जो है दाढ़ी बना दिया, और आपका भी कोई अंग कट गया, आपका भी अंग कट गया और उस ब्लड से उस ब्लड का संपर्क हो गया, बीमारी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। इसलिए इस बीमारी को लेकर सावधान रहिए। इस बीमारी को जिसको हुआ है उससे नफरत मत कीजिए, वो नफरत का पात्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि आप समाज के एक चीज़ों को तो उसको गलत तरीके से देख सकते हैं। अधिकांश लोग यही समझते हैं कि बस सेक्सुअल कांटेक्ट में ये कहीं रहा होगा, किसी तरह का अनैतिक काम किया है, इसको बीमारी हो गई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से ही हुआ होगा। हो सकता है कि उससे को मदर टू चाइल्ड से भी मिल गया हो, या हो सकता है कि इन्फेक्टेड नीडल का प्रयोग कर लिया हो उसने, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको ऐसा किया गया हो जो गलत तरीके का हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादातर मामले जो हैं सेक्सुअल कंटेंट के तहत ही आते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये अभी तक लाइलाज बीमारी है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि इस बीमारी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो याद रखिएगा इस बीमारी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, USA में हुई थी। और USA में इसका पहला मामला कब आया था, 1981 में, 1981। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इस बीमारी की शुरुआत हुई थी 1986। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, 1986 में। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी को एड्स बीमारी हो जाती है तो क्या एड्स बीमारी को हम समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह बीमारी कभी खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए कि इसका कोई इलाज नहीं है। यह डिजीज नहीं है, यह सिंड्रोम है, कई बीमारियों का वजह है। क्योंकि इसमें देखिए क्या किया, यह WBC को खाने का काम करता है। और आपको पता है कि WBC, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, ये रोगों से लड़ने में सहायक होता है। और इसी को जब खा जाएगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी क्या होगी, समाप्त होगी। जब रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त होगी तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा जाता है, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा जाता है, ग्रुप ऑफ डिजीज। कई बीमारियां एक साथ हो जाती हैं और जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक यह बीमारी जाती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस बीमारी के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है। जो ड्रग डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है उस ड्रग को हम कहते हैं एजिडथाइमिडिन। एजिडथाइमिडिन एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं एजिडथाइमिडिन।
तो याद रखिएगा, ये ऐसी दवा है जो डॉक्टरों के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। इससे कुछ हद तक आराम मिलता है, लेकिन ये बीमारी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। ये बीमारी कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अब देखिए और बात, अगर जो है HIV वायरस के बारे में पता करना हो कि शरीर में HIV वायरस है क्या नहीं, तो HIV वायरस के लिए जांच होता है एक है जिसको हम एलिसा टेस्ट कहते हैं। इसी जांच से पता चलता है कि ब्लड में HIV वायरस है या नहीं है। HIV वायरस की जांच करने के लिए जो एलिसा टेस्ट होता है, इस एलिसा टेस्ट को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये इसका पूरा नाम है एलिसा टेस्ट का। एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है, तो HIV एड्स की जांच से संबंधित है। इसी से मालूम चलता है कि उस व्यक्ति को यह बीमारी है या नहीं है। अब देखिए, जब ये बीमारी होगा तो इसमें क्या होगा, क्या क्या इसमें लक्षण प्रतीत होंगे। तो इस बीमारी के होने के बाद सबसे पहली बात कि इसमें भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगना, ये इस बीमारी का लक्षण है। उसके बाद जब भूख नहीं लगेगा तो निश्चित ही कि जब खाना नहीं खाएंगे तो उससे एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा तो सेल नहीं बनेंगे, सेल नहीं बनेंगे तो फिर नए नए ऑर्गन निर्मित नहीं हो पाएंगे या मसल्स वगैरह नहीं आ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वेट में कमी आ जाती है, यानी वजन कम होना, वजन कम होना और बुखार का लगना, बहुत तेज़ फीवर होती है इस बीमारी में, बुखार लगना। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि इस बीमारी के रोकथाम के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक संगठन बनाया गया है, जिस संगठन को हम कहते हैं नाको। याद रखेंगे, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये 1992 में स्थापित किया गया और इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस संगठन का उद्देश्य है कि भारत में एड्स के प्रसार को रोकना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और जागरूक करके इस बीमारी के प्रभाव को कम करना। तो मुझे लगता है कि एड्स से संबंधित मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो सारी बातें आपको अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। अब आइए हम ब्लड के अगले कंपोनेंट को पढ़ने का प्रयास करें। मैंने बताया था कि ब्लड में प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पार्ट होता है, लेकिन जो 3 प्रकार के जो सॉलिड पार्ट होते हैं जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स, उसमें आपका RBC, WBC ये दोनों संपन्न हो चुका है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया है। आप मेरे वीडियो को देखकर, जो इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है, उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब आइए आज हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, एक यहाँ पर प्लेटलेट्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में बिम्बाणु, इसको हम कहते हैं बिम्बाणु। प्लेटलेट्स का ही एक और नाम क्या है, बिम्बाणु। अब देखिए, इस प्लेटलेट्स को हम कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये थ्रोम्बो वर्ड आपको जहां भी मिलेगा, इसका मतलब आप हमेशा याद रखिएगा क्लॉट, यानी ये थक्का जमाने का काम करेगा। ये थक्का जमाने का काम करता है ब्लड का। और साइट्स के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं या बार बार बता रहा हूं कि साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल अर्थात कोशिका, यानी ऐसी कोशिकाएं, ऐसा सेल जो ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करे, जो ब्लड का क्लोटिंग कराए, ब्लड का थक्का जमाए, ब्लड को जमा देने का काम करे, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। तो आप इसे प्लेटलेट्स कहें या थ्रोम्बोसाइट्स कहें, दोनों का सेंस एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आइए देखते हैं कि प्लेटलेट्स मेल में और फीमेल में कितना हो सकता है। तो चूंकि मैंने आपको शुरुआत की क्लास में इस बात को बताया था कि जो हमारे अंदर ब्लड होता है उसमें मेल और फीमेल में सिर्फ एक ही जगह डिफरेंस होता है, मेल और फीमेल में, कि RBC की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। मेल में RBC की संख्या अधिक होती है, फीमेल में RBC की संख्या कम होती है। लेकिन इसके बाद WBC और प्लेटलेट्स, इन दोनों सेलों में
समान स्थिति रहती है, अर्थात मेल में जितना होता है उतना ही आपको फीमेल में होता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों में एक समान होता है, और दोनों में कितना ये होता है, तो 4.5 से 5.5, और बता चुके हैं कि प्लेटलेट्स किस में होता है, तो ये होता है लाख में। तो 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में मेल या फीमेल में प्लेटलेट्स के सेलों की संख्या 4.5 से 5.5 लाख हो सकती है। अब अगर पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अर्थात ये सेल कहाँ बनता है, तो मैं इस बात को बार बार आपको बताते हुए आ रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में ब्लड बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो उसे कहते हैं जो हड्डियों के अंदर खोखला पार्ट होता है, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। तो जब ब्लड बोन मैरो में बनेगा तो ब्लड का ही कंपोनेंट है आपको WBC, प्लेटलेट्स या RBC, तो निश्चित है कि तीनों कहाँ बनेंगे, ये बोन मैरो में ही बनेंगे। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो, जिसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अब कोई पूछे कि प्लेटलेट्स के सेल का जीवन काल कितना होता है, प्लेटलेट्स कितने दिनों तक जीवित रहता है, ये सेल कितना दिन तक जीवित रहता है, तो ये सेल जीवित रहता है 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन में इस सेल की मृत्यु हो जाती है, और जब इसका डेड होता है तो डेड होने के लिए कहाँ जाते हैं, तो इसका डेड ब्लड में ही हो जाता है। ब्लड में ही इसकी मृत्यु होती है, और ब्लड में ही फिर से रीजेनरेट हो जाता है। ये ब्लड में ही इसकी मृत्यु होती है। कितने दिनों के बाद, 8 से 10 दिन के बाद इस सेल की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गया इसका डेड। अब रहा कि ये फंक्शन, अगर कहा जाए कि इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, या प्लेटलेट्स क्या करता है, तो हम पहले ही बताए हैं, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग, यह ब्लड के थक्का जमाने में, रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है कौन, प्लेटलेट्स। तो इसीलिए इसको शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इसको एक और नाम से जाना गया है, थ्रोम्बोसाइट्स, यानी सेल, एक ऐसा सेल जो ब्लड का क्लोटिंग करने का काम करे। तो इसका कार्य क्या हो गया कि यह ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। अब रही बात कि ब्लड का थक्का जमाने वाले कौन कौन से कारक हैं, किस किस के चलते ब्लड का थक्का जमता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या है, तो याद रखेंगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। रक्त का थक्का कैसे जमता है, तो ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का जमाने में एक मिनरल्स काम आता है, एक खनिज काम आता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम। और आपको पता है कि कैल्शियम हमारे शरीर के बालों में होता है, नाखून में होता है, हड्डियों में होता है, और यह ब्लड में भी होता है। याद रखिएगा, यह ब्लड में रहता है। तो ब्लड में के अंदर जो कैल्शियम होता है, जो ब्लड में कैल्शियम होता है, इस ब्लड वाले कैल्शियम का काम है ब्लड का क्लोटिंग करना। ये ब्लड का क्लोटिंग करने का काम करेगा। अर्थात कोई पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने वाला खनिज कौन है, किसके चलते ब्लड की क्लोटिंग हो सकती है, किस खनिज के चलते, जवाब क्या होगा, कैल्शियम। तो ये तो हो गया मिनरल। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड के क्लोटिंग कराने वाले विटामिन का नाम बताइए, विटामिन का नाम बताइए, तो याद रखिएगा विटामिन कौन सा है, के। और ये के विटामिन भी कहाँ रहता है, तो ये भी ब्लड में रहता है, ये भी ब्लड में रहता है, जिसका निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। तो ये ब्लड में रहने वाला जो विटामिन के है, यह भी ब्लड का क्लोटिंग करता है, यानी कि यह भी ब्लड का थक्का जमाता है। उसके बाद एक है प्रोटीन, इसके बाद है एक प्रोटीन
तो प्रोटीन भी ब्लड का थक्का जमाने का कार्य करता है। और याद कीजिए मेरा पहला क्लास ब्लड वाला जब मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि प्लाज्मा में 5 टाइप के प्रोटीन होते हैं जो ब्लड का क्लोटिंग कराने का कार्य करते हैं। तो 5 प्रकार के जो ब्लड क्लोटिंग कराने वाले प्रोटीन्स होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं, आइए उसको देखते हैं। एक को कहते हैं हम थ्रोम्बिन, दूसरे को कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, तीसरे को कहते हैं फाइब्रिन, चौथे को कहते हैं फाइब्रिनोजेन और 5वां है ग्लोबुलिन। तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, ये 5 जो है प्रोटीन हैं जो ब्लड के क्लोटिंग कराने में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है फाइब्रिनोजेन। तो ये फाइब्रिनोजेन के साथ साथ जो और भी 4 प्रोटीन हैं ये सारे प्रोटीन ब्लड का क्लोटिंग कराने में मदद करते हैं। और ये ब्लड के क्लोटिंग कराने वाले जो प्रोटीन्स हैं ये किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब ये ब्लड का जो क्लोटिंग कराएंगे, याद रखेंगे ये ब्लड का क्लोटिंग इनसाइड नहीं कराएंगे, अंदर नहीं कराएंगे, ये ब्लड का क्लोटिंग कराएंगे आउटर साइड, यानी शरीर से बाहर, आउटर साइड में कराएंगे, बाहर कराएंगे। ब्लड का क्लोटिंग कराने का काम ये अंदर नहीं करेंगे। अगर अंदर करेंगे तब तो समस्याएं हो जाएगी। ये ब्लड अंदर क्लोट नहीं हो पाएगा। ये ब्लड कहाँ क्लोट होता है, बाहर क्लोट होता है। और आपको पता है कि जब भी किसी का शरीर कोई कट जाता है कहीं से भी तो ब्लड निकलना शुरू करता है, लेकिन 4 से 5 मिनट के बाद से ब्लड रुक जाता है निकलना। तो ये ब्लड का बाहर क्लोटिंग कराने का काम किया कौन, कैल्शियम, विटामिन के या प्रोटीन से, 5 टाइप के प्रोटीन। अब सवाल ये बन सकता है कि ब्लड अंदर क्यों नहीं क्लोट हो पाता है, ब्लड अंदर क्यों नहीं क्लोट हो पाता है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हमारे लीवर के द्वारा एक जूस निकाला जाता है, जिस जूस को हम हेपेरिन कहते हैं, अब ये हेपेरिन जो है एंटी क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। एंटी क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, यानी ब्लड का ये थक्का जमने नहीं देगा। और ये हेपेरिन हमारे ब्लड में ही होता है, जिसको निकालने का काम करता है कौन, लीवर। तो लीवर हेपेरिन निकालता है, जिसको हम एंटी क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। और ये ब्लड में घुला रहता है, लेकिन इसका काम यही है कि यह ब्लड को अंदर जमने से रोक देता है, या ब्लड को अंदर जमने से रोकता है। ब्लड को बाहर जमने के लिए ये सब कण उत्तरदायी हैं, लेकिन अंदर जमने से रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो हेपेरिन। ये हेपेरिन का श्रवण कौन करता है, तो ये लीवर करता है। अब आइए थोड़ा सा आगे की स्थिति को समझें। यदि हम आगे अब ये कहें कि किसी व्यक्ति के ब्लड में हेपेरिन की कमी हो, यानी उसको नेचुरल हेपेरिन नहीं हो, उसके शरीर के अंदर ब्लड को क्लोट करने से रोकने वाला हेपेरिन नहीं बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, तो उस परिस्थिति में उसका ब्लड गाढ़ा होने लगेगा। क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो उस परिस्थिति में ब्लड अंदर ही क्लोट होना शुरू कर देगा, और वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अब देखिए कैसे, हमारे ब्लड के अंदर अगर हेपेरिन नहीं बन रहा है, हेपेरिन की मात्रा बहुत ही कम है, लीवर इसको नहीं बना पा रहा है, तो उस स्थिति में डॉक्टरों के द्वारा एक आर्टिफिशियल हेपेरिन दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं हीरोडीन। इसको हम क्या कहते हैं, हीरोडीन। अब हीरोडीन जो है ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम हेपेरिन है, जिसका काम है ब्लड को अंदर क्लॉट होने से रोकना। अब ये कृत्रिम जो हेपेरिन है, जिसको हम हीरोडीन कहते हैं, ये किससे मिलता है, तो ये सलाइवा से मिलता है। और किसके सलाइवा से मिलता है, सलाइवा ऑफ लीच, सलाइवा ऑफ लीच, जोंक के लार से। जोंक के लार से क्या तैयार होता है, हीरोडीन, जो कृत्रिम हेपेरिन है। जब इसकी सुई दी जाती है तो उस परिस्थिति में ब्लड अंदर क्लोट होना कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में नेचुरल रूप से हेपेरिन की कमी है,
उस स्थिति में उसका ब्लड क्लोटिंग होने की संभावना अंदर ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब उसको हेरोडीन की सुई दे दी जाती है तो उसका ब्लड अंदर क्लॉट नहीं होता है, अब यह केवल बाहर क्लॉट हो पाएगा। तो ये हेरोडीन कैसे मिलता है? जोंक के लार से मिलता है, जोंक के लार से मिलता है। अब आइए देखते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी से या प्लेटलेट्स की वृद्धि से कौन सी बीमारी हो सकती है। प्लेटलेट्स की कमी से या प्लेटलेट्स की वृद्धि से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो याद रखेंगे, प्लेटलेट्स, अगर ये प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाएं, कम हो जाए तो इस परिस्थिति में क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगा, अर्थात ब्लड की क्लोटिंग में बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स ही कम है तो उस परिस्थिति में ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाएगा। तो ये प्लेटलेट्स की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये प्लेटलेट्स काफ़ी बढ़ गया, प्लेटलेट्स इंक्रीज कर जाएं, काफ़ी बढ़ जाए, तो इसके बढ़ने से भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इससे एक बीमारी होता है थ्रोम्बोब्लास्टिस। थ्रोम्बोब्लास्टिस, अगर प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाए तो थ्रोम्बोब्लास्टिस बीमारी होता है। अब इस बीमारी में प्लेटलेट्स की जो सेल हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में बढ़ गए, तो ब्लास्ट कर जाते हैं, और ब्लास्ट करके अंदर ही क्लोटिंग शुरू हो जाएगा, इनसाइड क्लोटिंग। इस बीमारी क्या होगा? इनसाइड क्लोटिंग, यानी शरीर के अंदर ही क्लोटिंग शुरू हो जाएगा, तो ये दोनों बहुत खराब बीमारी है। प्लेटलेट्स घटेगा तब भी समस्या, और प्लेटलेट्स अगर बढ़ गया तब भी समस्या। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोब्लास्टिस, जिसमें शरीर के अंदर ही, ब्लड के अंदर ही ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो जाता है, और ये हमारे लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अब देखिएगा, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिस बीमारियों के होने के बाद प्लेटलेट्स में कमी होगी। प्लेटलेट्स की कमी से वो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर वो बीमारी होगा तो उससे प्लेटलेट्स के सेल कम हो जाते हैं। उस बीमारी को हम कहते हैं डेंगू, और एक है मलेरिया। अब देखिए, दोनों बीमारी सुने होंगे आप, डेंगू, मलेरिया, ये दोनों बहुत ही घातक बीमारी हैं। और दोनों के बारे में हम एक ही बात जानते हैं कि मच्छरों के काटने से ये दोनों बीमारी होती है। डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है। लेकिन ये बातें बिल्कुल नहीं है, मच्छरों में कोई दोष नहीं होता है। बल्कि याद रखिएगा कि जब किसी की बीमारी होती है तो उसके पीछे वजह क्या है, सुनिए। एक होता है पैथोजन और एक होते हैं वेक्टर। तो पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, और वेक्टर का मतलब हो गया वाहक, जो कैरी कराने का काम करता है, जो पैथोजन को लेकर चलने का काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। तो अब देखिए, इसमें क्या होता है, जब डेंगू बीमारी होती है तो डेंगू बीमारी होने के दौरान पैथोजन कौन बनता है, यानी ये बीमारी किससे फैलती है? अरबोवायरस। अब ये अरबोवायरस को लेकर चलने का काम कौन सा मच्छर करता है? तो ये मच्छर करता है कौन? मादा एडिस एजिप्ट, ये मच्छर है, मादा एडिस एजिप्ट। इस मच्छर के शरीर में अरबोवायरस होते हैं, और ये अरबोवायरस ले जाकर व्यक्ति को जैसे ही काटेगा उसके शरीर में प्रवेश कराएगा, और जैसे ही ये अरबोवायरस प्रवेश करेगा, अब इस अरबोवायरस का भोजन भी क्या है? तो इसका भी भोजन प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को खाने का काम करता है। अब ये जब प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देगा तो निश्चित है कि ब्लड में इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ब्लड में इसकी मात्रा कम हो जाएगी, और ब्लड में जब इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो उस परिस्थिति में काफ़ी घातक साबित हो सकता है। तो डेंगू को हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। याद रखिएगा एक और इसका नाम, हड्डी तोड़ बुखार। और जो ये मादा एडिस एजिप्ट होते हैं, इनको हम कहते हैं टाइगर मच्छर, टाइगर मॉस्किटो, टाइगर मच्छर।
तो टाइगर मच्छर कौन कहलाते हैं? मादा एडिस एजिप्ट, ये टाइगर मच्छर कहलाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम मलेरिया के पैथोजन की बात करें तो मलेरिया के पैथोजन जो होता है वह होता है प्लाज्मोडियम। यह एक परजीवी है, प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और इस प्लाज्मोडियम के चलते ये बीमारी होती है। अब ये प्लाज्मोडियम जैसे ही प्रवेश करेगा तो इसको लेकर चलने का काम कौन सा मच्छर करता है? तो इसको लेकर चलने का काम करता है मादा एनोफ्लीज मच्छर। इसका वेक्टर कौन है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। अब ये मच्छर जब प्लाज्मोडियम परजीवी को लेकर आपके शरीर में छोड़ेगा, जैसे ही काटेगा शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम प्रवेश करेगा और प्लाज्मोडियम ये जैसे ही प्रवेश करेगा, ये प्लाज्मोडियम अब क्या करेगा? तो ये जाकर ब्लड के प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देगा। तो इसका भी भोजन क्या है? प्लेटलेट्स। तो इन दोनों ही बीमारियों के होने के दौरान ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि इसके जो पैथोजन होते हैं वह दोनों प्लेटलेट्स को ही खाने का काम करते हैं, प्लेटलेट्स को ही खाने का काम करते हैं, इसलिए प्लेटलेट्स की ब्लड में कमी हो जाती है। उसी प्रकार से एक बीमारी सुने होंगे आप, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इस बीमारी में भी क्या होता है? प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स में कमी हो जाने के चलते ब्लड कभी थक्का नहीं बन पाएगा, ब्लड का थक्का नहीं हो पाएगा, और इस बीमारी में शरीर का कोई अंग कट जाता है तो ब्लड तब तक निकलते रहता है जब तक व्यक्ति की मौत ना हो जाए। और ये बीमारी शाही परिवार से निकला था। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के माध्यम से बीमारी फैला था। यह एक अनुवांशिक बीमारी है और यह चूंकि शाही परिवार से निकला था, इसीलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि रॉयल डिजीज कौन है, तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया शाही परिवार से निकला हुआ बीमारी, शाही परिवार से निकला हुआ बीमारी। तो ये आपके प्लेटलेट्स रहे। तो ब्लड के मैंने जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स के लेकर 4 वीडियो मैंने अभी तक बनाया है। चारों वीडियो को आप देखें ताकि आपका ब्लड बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सके। अब अगले क्लास में हम लोग ब्लड से ही एक और बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसका ब्लड लेने पर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तो फिर आपसे मिलेंगे, तब तक हम विदा ले रहे हैं। धन्यवाद।